अरुण दीक्षित साहब, मैं आपके पास आता हूं पहले, फिर मैं जाऊंगा राजेश जी के पास। अरुण सर, ये जो बिहार में हमने पाया, जो भी कह रहे थे, हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके, घुसपैठिए जिम्मेदार कौन, हालात जो मैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, आप मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे डांटे जैसी स्थिति है। आपने जितनी वहां वोटर्स के लिए जितने व्यवधान हो सकते थे, अब तो ये हो गया कि सरकार वोटरों को चुन रही है। ये छुपा हुआ है कि जनता से महिलाएं परेशान, बच्चे परेशान, युवा परेशान, जो वोटर हैं 18 साल वाले, या जो बुजुर्ग वोटर हैं वो परेशान है। आपने जो जिंदा उनको मार दिया, अलग अलग तरीके की तस्वीरें हैं। और फिर ये सारी बातें, क्या अब क्या कहें इसको, कैसे देखें, कैसे लें कि अब ये जो आखिरी दौर है, शायद अब घोषणा होनी है, ये कार्ड्स आप खोल दीजिए खजाना, जैसा मैंने कहा ना, आप पंजाब को पैसा देते हो ना, हिमाचल को देते हो ना, जम्मू को देते हो, और ऐसा देश में अलग अलग जगह बहुत बुरी हालात है, वहां आप कुछ नहीं देते हो। और यहाँ खुला हुआ है 36,000 करोड़, 70,000 करोड़, 25,000 करोड़। सब पर आपकी राय, फिर मैं राजेश जी के पास आता हूँ। संजीव जी, मुझे लगता है, मुझे पता नहीं, ये मेरी अपनी राय हो सकती है, कुछ गड़बड़ है मोदी जी के ऑफिस में। ऐसा तो नहीं कि वो 10 या 12 साल पुराना वाला भाषण पकड़ा दिया हो, वही पढ़ रहे हो वो। गलत कागज, गलत कागज, घुसपैठिए, घुसपैठिए महिलाएं, अरे भाई, घुसपैठिए को देखिए, भारत की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी देश के गृह मंत्रालय की है। दुश्मन के एग्रेशन का जवाब देना देश का रक्षा मंत्रालय करता है। और उसके बाद अगर देश का प्रधानमंत्री, जो 12वां साल है जिनका, वो ये कहें कि घुसपैठिए घुस रहे हैं, उनको हम नहीं करने दे, तो मुझे ये लगता है कि या तो कहीं से कुछ गड़बड़ है, जो कई उम्र का असर आ गया है, 75 होने वाले हैं, हो जाता है, जैसा मोहन भागवत जी ने कहा था, 75 हो गए तो जरा बाजू हटो, तो उसका असर है, दबाव का असर है। या फिर वो ये भूल गए हैं कि 12 साल से वही प्रधानमंत्री हैं, देश वही चला रहे हैं, उन्हीं की मनमानी चल रही है। अब मजे की बात यह है कि माता जी फिर याद आ गई। अरे बिहार की माताओं बहनों ने जो झेला है, तो वो क्या प्रधानमंत्री कह रहे थे मन से कि मर्डर और ये तो अभी नहीं हो रहे क्या? अभी पिछले दिनों लगातार हो रहे हैं। बिहार में कोई चीज नहीं रुकी है। जो शराबबंदी की, वो शराब जो है कितनी बिक रही है, कोई भी चीज, सवाल प्रधानमंत्री से पूछे कौन, क्योंकि मीडिया को जवाब नहीं देंगे, बात करेंगे, मन की बात करेंगे, हम और आप पूछ भी नहीं सकते। वरना मैं तो पूछता, माननीय, आपके हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि ये बता दीजिए कि देश का गृह मंत्री कौन है, देश का रक्षा मंत्री कौन है और देश का प्रधानमंत्री कौन है। क्योंकि आप ये जो प्रचार कर रहे हो, ये तो विपक्ष का मुद्दा है कि घुसपैठिए घुस गए। क्या जो लोग सत्ता में नहीं है वो घुसपैठियों को संरक्षण दे सकते हैं? क्या वो घुसपैठियों को ला सकते हैं? तो सबसे पहले आप बर्खास्त कीजिए गृह मंत्री को, जिनके जिम्मे है सुरक्षा सीमाओं की। उसके बाद बर्खास्त कीजिए रक्षा मंत्री को, जिनके जिम्मे पूरी देश की सुरक्षा का है। और फिर देश को ये बताइए कि इतने घुसपैठिए आए, इतने घुसपैठिए हमने पकड़े, ये घुसपैठियों का आंकड़ा है। ये शर्मनाक बात है कि ज्ञानेश कुमार जी ने कहा था कि मैं किसी विदेशी को वोटर नहीं बनने दूंगा। वोट किसके काट रहे हैं? देशी जो पुराने लोग हैं, बिहार के मूल बिहारी लोग हैं, उनके वोट काट रहे हैं। उनसे जो चीजें पूछी जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट तक की बात सुनने को तैयार नहीं है। आखिरकार मोदी जी क्या इतना मूर्ख समझते हैं लोगों को, या बिहार की महिलाओं को? सबको दिखता है, बिहार की महिलाएं भी उतनी ही जागरूक हैं जितना आम बिहारी है। आज जब वो कह रहे हैं कि माताओं बहनों का वो है सारा सब, द्रोण दीदी, लखपति दीदी, तो मैंने कल, आपने देखा था जो ऑर्डर निकला था प्रधानमंत्री की रैली के लिए, जो द्रोण दीदी और लखपति दीदी, इन सबके लिए बसें भेजी गई। स्कूल के टीचरों से कहा गया कि वो बैठ के लेके आएंगे। तो क्या कर रहे हो आप? मतलब कहां तक जाओगे? वो सारे नियम कानून जो नैतिकता के थोड़े बहुत थे, वो तो आपने पहले ही खत्म कर दिया। अब कितना नीचे उतरोगे? आपके साथ लोग नहीं है, आप पैसे देके सरकार के खर्चे पे ये सब कर रहे हो, और पूछ किससे रहे हो? जवाब कौन देगा? अगर मैं कहता हूं, अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घुसपैठिए ला रहे हैं, तो प्रमाणित करिए ना, जैसे उन्होंने वोट चोरी का मामला प्रमाणित किया है। लाइए पब्लिक के सामने, ये घुसपैठिए ये लोग लेके आए। आप बराबर वो कह रहे हैं तो आप खुद पर उंगली उठा रहे हैं, खुद अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ये नहीं समझेंगे। मोदी जी को मतलब और सुनना ही नहीं है उन्होंने। दूसरी बड़ी चीज जो है, आज की तारीख में लाए क्या मुद्दा? देखिए, जो आपने कहा, हिमाचल गए, हिमाचल की जनता करा रही है,
बर्बादी हुई है, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन चूंकि वहां सरकार बीजेपी की नहीं है, इसलिए मोदी जी को कुछ नहीं दिखता है। और पंजाब पंजाब पूरा डूबा पड़ा है। जब वहां के मंत्री ने कुछ कहने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री ने कहा आपको हिंदी समझ में नहीं आती। ये एक प्रधानमंत्री की भाषा है। और उसके बाद आप खजाना लेके जा रहे हो बिहार। अरे भाई, बिहार को तो पिछले चुनाव में भी आपने इतना दिया था, बड़ी मुश्किल से आपने कैसे कैसे जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई है तो सब जानते हैं। जीता कोई और था। मूल बात यह कि जो दिया उसमें क्या हुआ। पिछले 5 साल में कितने पुल उड़ गए बिहार के, कहां से कहां पहुंचा है। आप नीतीश कुमार के भरोसे नहीं डाल सकते। आप उस सत्ता में भागीदार हो, उस चोरी में भागीदार हो, उस लूट में भागीदार हो, इसका कौन सुनेगा, कौन मानेगा। जिस तरह की घटना हुई है, देखिए बहुत शर्मनाक है। किसी हम 4 लोग बैठे, कोई भी गाली को अप्रूव नहीं करता, ना गाली के पक्षधर है। शर्मनाक है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और गाली देने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नौटंकी करना मां के नाम पे, ये भी शर्मनाक है। बिल्कुल 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 अरुण जी, बिल्कुल अरुण जी, मैं दोबारा आपके भाइयों ने जिसका अंतिम संस्कार, सॉरी, जिनका तर्पण कर दिया, जिनका श्राद्ध कर दिया आराम से, उसके लिए आप गया करने जा रहे हैं। क्यों नौटंकी कर रहे हो। बाकी राजेश भाई बताएंगे कि कहां से उन्हीं के पास आ रहा हूँ। राजेश भाई से कुछ चीजें समझता, राजेश भाई बहुत बताएंगे राजेश भाई। लेकिन ये जरूर है कि रिटन स्टेटमेंट किसी ने गलत दे दिया, 12 साल पुराना पकड़ा। मैं आऊंगा आपके पास रविंद्र भाई, अभी तो मरने वालों की बात या बहुत पुरानी बातें कि इसको नहीं, ताजा तो आपने देख लिया। अभी हमने देखा था जब उपराष्ट्रपति पद की शपथ हो रही थी, जगदीप धनखड़ साहब थे और कैसे मुंह मोड़कर चले गए थे। ऐसा कि मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। जैसे मैंने कहा कि अपनों पर करम, गैरों पर करम, अपनों पे सितम। तो एक तो वो, और दूसरा देखिए अब कोड भी भरपूर तरीके से आपको सब चीजों पे हो रहा है। और इसके साथ साथ जो कल वहां से निकला है, जो आपका बहुत प्रिय, जो आप बहुत उसके मास्टर प्लेयर हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो एसवाई कुरैशी साहब ने जिस तरीके से लताड़ लगाई है। लेकिन शर्म नाम की अब चीज कहीं भी नहीं है, ना तो सत्ता पक्ष के लोगों को है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो उम्मीद करना बेकार है। सब पर आपकी प्रतिक्रिया रविंद्र जी। जी नमस्कार संजीव भाई। और देखिए, सबसे पहले जो विषय आपने उठाया कि कितने सारे घुसपैठियों का अरुण जी ने भी जिक्र किया। अब एक सड़क पे ना एक बार ट्रैफिक लाइट सिग्नल हो गया, तो सिग्नल पे एक गाड़ी वाला खड़ा था, ग्रीन लाइट हो गई तो भी वो हिला नहीं। पीछे से एक बंदा आया, उसने कहा भाई साहब ये जो दिख रही ना लाइट हरी, इससे ज्यादा हरी नहीं होगी अब, ये इसी में चलना पड़ेगा आपको। तो इस सरकार को कोई बता दो कि भैया इससे ज्यादा सरकार नहीं आएगी आपकी, ये जो सरकार आ गई है ना, इससे ज्यादा 303 से 240 पे आ गए यार। अभी क्या करोगे, तो उल्टी गिनती है बॉस। इससे ज्यादा सरकार नहीं आएगी, अब कुछ काम भी करना पड़ेगा। कब तक ये घुसपैठी करते रहोगे। कुछ आपके अंडर में क्या आता है, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनका भी जिम्मेदारी निभाओ। कब तक ये बात कहते रहोगे, कब तक माँ का, पिताजी का, ये तमाम बातें जो फालतू की आप कर रहे हो, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। आज की तारीख में जो लोगों की हालत है उस पर थोड़ा सा दया करो, और कुछ काम करते हुए, चलो कर तो नहीं पाओगे लेकिन काम करते हुए दिख तो जाओ। वो काम भी आप किसी और के जिम्मेदारी ठहरा रहे हो। घुसपैठी आ गए, अब लोग जाहिर है ये बात तो पूछेंगे भाई कैसे आ गए घुसपैठी, आपकी कुछ तो थोड़ी बहुत तो जिम्मेदारी होगी। इलेक्शन कमीशन का तो जगदीप धनखड़ का आपने पूछा। देखिए जगदीप धनखड़ की बिल्कुल सही बात आपने बोली कि मतलब निकल गया तो नहीं पहचानते। वो ऐसे जगदीप धनखड़ हाथ जोड़ के खड़े रहे, और न नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की, ना अमित शाह ने उनसे बात की। वो ऐसे निकल गए, जबकि उसी कतार में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी खड़े थे, वेंकैया नायडू भी खड़े थे, हामिद अंसारी भी खड़े थे। उनसे उन्होंने बातचीत की, अभिवादन स्वीकार किया, और वो निकल गए। और पीछे पीछे जो है अमित शाह निकल गए, लेकिन इनसे कोई बात नहीं हुई। इनसे ना किसी ने बात करी, ना इनकी तरफ किसी ने देखा। जितना बेइज्जती, अपमान जगदीप धनखड़ का वहां पर हुआ, मुझे लगता है अगर वो ना जाते तो ज्यादा ठीक था। लेकिन दिक्कत तो ये लग रही है कि आना जाना भी मुझे लगता है उनके हाथ में नहीं है। उनको कहा गया होगा भाई यहाँ पे आना है और यहाँ पे नहीं आना है, तो इसलिए वो आए होंगे। इलेक्शन कमीशन की जो बात है संजीव जी, चुनाव आयोग की स्थिति तो ऐसी है कि भाई
तीन जो चुनाव आयुक्त थे, जिसमें लवासा साहब, एसवाई कुरैशी और रावत जी, उन तीनों ने कुछ रोज पहले एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी के कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने जिस तरह से बोला और एसवाई कुरैशी ने जो खुल के बोल दिया, अब वही बात है, इससे ज्यादा अब और क्या बोलेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, लेकिन वही ढाक के तीन पात। अब इतनी ज्यादा जो कल बात बोली इलेक्शन कमीशन ने, फ्राइडे को जो एफिडेविट दिया, जिसमें कह दिया कि हमारे तो काम में कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है। अगर इस तरीके से कोई कहने लगेगा, हस्तक्षेप की बात करेगा, तो बताइए फिर फेडरल स्ट्रक्चर से लेके और डेमोक्रेटिक सेटअप में जो इक्वल जो चेक एंड चेक कोर्ट का न्याय व्यवस्था का औचित्य क्या है? क्या औचित्य? न्याय दो सर, न्याय देंगे किसको? जब पुलिस वाले कहेंगे भाई हमारे काम में आप दखल क्यों दे रहे हो, जब ईडी कहेगा जी हमको तो मारना ही रेड है और कुछ करना ही नहीं, तो आप काहे चक्कर में पड़े हो, तो आप बताइए ना। न्याय की व्यवस्था कहे तो पूरा चेक एंड बैलेंस का जो हमारा एक सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप तो उसी को चैलेंज कर रहे हो, और उसको चैलेंज भी डंके की चोट पर सुप्रीम कोर्ट के सामने कर रहे हो। तो अब ये बहुत हैरानी की, चिंता की बात है संजीव जी, कोई सामान्य घटना ही नहीं, हम लोग नहीं देख रहे। हम लोग पतन की गर्त में जाते हुए संवैधानिक संस्थाओं को देख रहे हैं, और इस इतिहास को आज से जब 20, 30, 25, 40 साल के बाद हम लोग बैठ के बात करेंगे, तो इन दिनों को इतिहास के काले पन्नों में दर्ज किया जाएगा। जैसे हम लोग आज जब चर्चा करते हैं, तो डेमोक्रेटिक सेटअप में इंदिरा गांधी ने जो बातें करी थी, पत्रकारों के साथ जो काम किए थे, इमरजेंसी का जो दौर था, उसके पहले अंग्रेजों का जो दौर था, वो भारत के इतिहास में काले पन्नों में दर्ज है। उसी तरीके से ये जो बातें आज हमारे सामने हो रही हैं, ये मानव अधिकार से लेके संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग और उनका दोहन को लेके, ये तमाम बातें हिंदुस्तान आज जो देख रहा है, वो एक हिस्ट्री के काले पन्ने को अपने सामने बनते हुए देख रहा है। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही है, लोगों को समझ नहीं आती है, ये यहां भी नहीं आती। आप विश्व इतिहास उठा के देख लीजिए, जहां पर भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं, वहां पर राजा जो है या प्रधानमंत्री है, वो जनता के प्रिय रहे हैं, वो जनता के प्रिय रहे हैं। धीरे धीरे जो है उनके साथ ऐसा हुआ, यहां पर भी स्थिति वही है। नरेंद्र मोदी जनता के प्रिय रहे, इनको लोगों ने खूब वोट दिया, लेकिन खूब वोट देने में भी 38% से ज्यादा लोगों ने वोट कभी नहीं दिया। वो भी एक लिमिट कर दी कि इससे ज्यादा लोगों ने कभी नहीं पसंद किया है। उसके बावजूद आज तो घट के 32% पे आ गए हो 2024 में। तो आपका जब पीक टाइम था, जब आपने 300 सीटें जीती, तब भी एक लिमिटेशन लोगों ने लगा दी थी। आज तो उसको और कमजोर कर दिया है और घटा दिया है। और इस तरह के अनपॉपुलर जो आप फैसले सरकारें कर रही हैं, ये फैसले न केवल व्यक्तिगत तौर पर इमेज को खराब करेंगे मोदी के, बल्कि साथ ही साथ ये भारत के संविधान पर भी कुठाराघात है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वही अपहेल्ड किया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि ये इलेक्शन कमीशन के लिए आखिरी चेतावनी है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि वक्फ बिल को भी, उन्होंने वक्फ बिल को भी कुछ चीजें पलटी है, वक्फ पे भी पलटी। वक्फ बोर्ड में जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो यही कहा है। देखिए कितनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो यही बोली है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो संविधान के तहत ताकत दी गई है हमारी विधायिका को, तो संसद ने जो कानून पारित किया है, जब तक हम लोग उनको संवैधानिक कसौटियों पर खरा नहीं उतार लें, तब तक हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो संवैधानिक है। लेकिन क्या ये कानून संवैधानिक है? क्या इसके जो प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने आज डिलीट किया है, आज इनको खत्म किया है, क्या वो संविधान के अंतर्गत ठीक थे? अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या जाहिर किया है? सुप्रीम कोर्ट ने आज जो मुख्य बिंदु हिंदुस्तान के संविधान के हैं, जिसमें हिंदुस्तान की यकजहती, जो हमारा भाईचारा है, उसी को तो प्रिजर्व करने की बात कही है, उसी को तो खत्म करने की कोशिश सरकार ने की थी इस कानून के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसके अलावा कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा कि भाई मुसलमानों का संगठन है तो उसको मुसलमानों को सौंप दो। इसमें तो ये तो पहले से ही तय था। उन्होंने कहा कि भाई रजिस्ट्रेशन का पहले से अधिकार है तो उसको होने दो, हम लोग उसमें कुछ नहीं कहते। वही तो सामान्य बातें कही हैं। जो बातें भारत के यकजहती को, भारत के जमुना गंगा तहजीब को खराब करने वाली थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको उठा के बाहर फेंक दिया। इतना ही तो किया है। और वही तो विपक्ष भी कह रहा था, वही तो हिंदुस्तान की आवाम भी कह रही थी कि ये काम मत करो, इसके अलावा जो करना है वो कर लो। सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको कानून के तौर पर दे दिया। मतलब अब जो इलेक्शन आने वाले हैं 3 स्टेट्स के, सबसे महत्वपूर्ण है। आज बिहार का आने वाला है, इसके बाद असम और बंगाल का चुनाव है।
उन चुनावों को ध्यान में रखते हुए ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स जो बीजेपी ने करी थी और पूरा 1 साल 1.5 साल का ये एजेंडा था, वो एजेंडा कहीं ना कहीं धूमिल होता हुआ इस आदेश के बाद दिख रहा है कि कैसे बंगाल और बिहार और आसाम जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें वक्फ का उपयोग करेंगे, और उसी तरीके से एक पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत ज्वाइंट कमेटी बनाई गई और उसके बाद उसमें किसी का भी आपने सुझाव नहीं लिया। ये पूरे घटनाक्रम उसके हिसाब से है, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये दिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया। अब नई स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी बीजेपी को इन 3 स्टेट्स में चुनाव में जाने। बिल्कुल ठीक है, नई स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। मैं अरुण जी आपके साथ आता हूं, मैं 2-3 एक मैं चाहूंगा कि सुन लीजिए जो वक्फ का है। मैं आपसे सवाल लेकिन बहुत अलग करने वाला हूं, ये भी आप चाहेंगे तो बोलिएगा। जी 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 जो बातें राजेश भाई ने कही वो बड़ी उम्दा बातें बोली, बहुत खूबसूरत, बहुत सारा कुछ बहुत सही कही है, बिल्कुल सही कही कि पिता याद नहीं आते। ये सुनिएगा, ये उस पे है, वक्फ पे। उसको भी काफी वेग रखा था स्टैचूट में, तो उसको भी लिमिट कर दिया गया है कि 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकते। जो 3 और मेन इश्यूज थे जिस पर यह कहा गया था कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं सेक्शन 23 में, जो पहले मुस्लिम होते थे, उसके बारे में काफी बहस की गई थी। तो कोर्ट ने कहा है उसको हम अभी स्टे नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हो सके गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए कि वो मुस्लिम हो तो बेहतर है। बाकी जो कोर इश्यूज थे उसमें ये था कि कलेक्टर का जो पावर था 3C में प्रोवाइजो जोड़कर कि जब तक वो प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं हो जाती तब तक वो वक्फ नहीं मानी जाएगी और रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी एंट्री नॉन वक्फ कर दी जाएगी, उसको कोर्ट ने क्लियरली स्टे कर दिया है। तो वो एक बहुत अच्छा ऑर्डर है वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए, ये एक बहुत लैंडमार्क ऑर्डर है। तीसरी बात उसके बाद जो थी कि वक्फ बाय यूजर के जो अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर है वो एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड नहीं था, उसके बारे में बहुत क्लियरली कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा गया है जजमेंट में, जो हम जब जजमेंट एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद उस पर कुछ हम कह पाएंगे। बहरहाल ये ओवरऑल ये ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। चूंकि अभी एंट्री में स्टेज पर ये ऑर्डर दिया गया है, तो मैं समझता हूं कि एंट्री में स्टेज पे वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा ऑर्डर है और हम इसको वेलकम करते हैं। उसको भी स्टे कर दिया गया है। जो सेक्शन 3R के तहत ये कहा गया था कि 5 साल का एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही वक्फ कर सकता है, उसको भी कोर्ट ने स्पेसिफिकली स्टे कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो टिप्पणी और सुनिएगा अरुण जी, मैं आपसे सवाल करता हूं। एक टिप्पणी ये है, ये ओबीसी की टिप्पणी, इसे सुनिए। कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 5 साल का जो एक्ट में था कि उसको 5 साल मुसलमानों ने दिखाना पड़ेगा, वो कंप्लीट स्टे नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रूल्स को अगर फ्रेम कर देते हैं तो फिर वो लागू हो जाएगा, रूल्स बना देंगे। हमारा शुरू से बोलना यह है कि किसी भी धर्म में कोई भी शख्स अपने धर्म को या किसी और के धर्म को जब देता है तो यह कानून नहीं है। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई मुसलमान हुआ है और वो किसी और धर्म को देना चाह रहा है तो उस पर कानून नहीं है। और भारत के संविधान में आर्टिकल 300 के तहत मेरी प्रॉपर्टी में किसी को दे सकता हूं। तो सिर्फ यही धर्म के मानने वालों के लिए इस तरह का प्रोविजन बनाना, और हम बीजेपी के सरकारों से पूछना चाहते हैं कि आप देश को डेटा दे दीजिए कि किसने धर्म बदल के वक्फ को दिया है प्रॉपर्टी। बताए ना भाई, आप तो सरकार में हैं, किसने अपना धर्म बदलकर वक्फ को प्रॉपर्टी दिया है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर के ऊपर जो इंक्वायरी का था प्रोविजन, उसके ऊपर उन्होंने रोक लगाई है। अब ये देखना पड़ेगा, मगर वही कलेक्टर अब सर्वे करेगा। सर्वे का पावर तो कलेक्टर के पास है। आज की तारीख में वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे
यानी एक्ट बनने से पहले सर्वे कमिश्नर करता था, जो हायरार्की में कलेक्टर से सीनियर है, जो इंडिपेंडेंट है, मगर सर्वे तो कलेक्टर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि जहां पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वहां पर आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अरुण जी देखिए, अभी भी कहीं ना कहीं इफ एंड बट्स हैं, जो जानकार हैं सब, चाहे ये ओवैसी साहब तो बैरिस्टर हैं, अपनी ये सारी चीजें रख रहे थे, आपने उसके पहले सुन लिया, उन्होंने भी, एक्सपर्ट ने अपनी बात कही, वकील साहब ने। अरुण जी एक चीज और भी आई बड़ी इंपॉर्टेंट, देखिए इंडियन एक्सप्रेस में एक स्टोरी मैंने पढ़ी, स्टोरी में जो है वो निकल कर आता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2025 हुआ, आपने होम मिनिस्ट्री को बहुत कवर किया है, उस सम्मेलन के बाद निकला यह है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं अमित शाह साहब, उन्होंने एक बड़ा ऐसा एक निर्देश दिया है, वो बड़ा चौंका रहा है। और देखिए इसलिए भी मैं इस सवाल को करने जा रहा हूं कि अपन बार बार बात करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, अभी हमने हाल में बांग्लादेश में देख लिया, उसके लिए श्रीलंका, अलग अलग देशों में, तो इन्होंने ये कहा है, केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने जो खुफिया जो उनका तंत्र है कि भाई जो स्वतंत्रता के बाद हुए सभी आंदोलनों, विशेषकर 1974 के बाद का अध्ययन कर एक मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार करें, ताकि उन आंदोलनों के कारणों, वित्तीय पहलू, अंतिम परिणाम और पर्दे के पीछे के जो इनके कई जो फाइनेंसर्स हैं उनका विश्लेषण किया जा सके। कैसे देखें, कैसे लें, बहुत लंबा चौड़ा उनका है, मैं आगे और भी इस पे पढ़ के बाकी सवाल कर लूंगा, लेकिन आपके पास जो आपका दीर्घ अनुभव है केंद्रीय गृह मंत्रालय, ये इस सरकार को आप जानते हैं, जैसे आपने सुना राजेश भाई को कितने तफसील से उन्होंने बताया कि मोदी और शाह साहब की शैली कर, मोदी जी देखिए वोट जहां आप रूपाणी जी से नहीं मिल रहा है कुछ भी, तो वो आप दीजिए खुद 25-30 लाख रुपए, परिवार परेशान, और देखिए उनके पास था तो दे दिया। लेकिन क्या संगदिली है, ये अजीब सी बात है कि पहले आप करते थे यूज दूसरों को और थ्रो करते थे, आज अपने लोगों को थ्रो कर रहे हैं, लंबी फहरिस्त। लेकिन अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ में, और आपको पहले की उस पर कोई टिप्पणी करना है तो स्वागत है आपका अरुण दीक्षित साहब। नहीं देखिए संजीव जी, जो गृह मंत्री का निर्देश आदेश है, इसमें दो चीजें बड़ी साफ हैं। पहला कि डर, दूसरा तानाशाही की तरफ बढ़ते कदम। हो सकता है अभी नेपाल का उससे कोई सबक नहीं लेंगे, लेकिन देश में वो चाहते क्या है कि कब क्या आंदोलन हुआ। 1947 से अब तक के आंदोलन और 74 के बाद के विशेष, इसका करिए अनुसंधान। मैं जो कह रहा हूं वही कह रहा हूं कि अब तक के आंदोलनों का इतिहास पढ़ के और उनके फाइनेंसर या उनकी गतिविधियों को, उनके साथ जो चीजें जुड़ी थी, उनको सबको वो अगर इकट्ठा करना चाहते हैं, उसके बाद मानक प्रक्रिया, संचालन प्रक्रिया तय करना चाहते हैं, तो सवाल ये है कि क्या आपको इतना समय मिलने वाला है? ये कौन सा डर है? किस डर की वजह से? दरअसल नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों इस वक्त बहुत डरे हुए हैं। एक चीज समझिए, फर्क ये है कि पहले थी मोदी सरकार, अब है एनडीए सरकार, और जो उसके बाद जो समस्या है वो ये है कि कुछ भी मिले, कैसे भी मिले, दरअसल ये सारी चीजों को ऐसे बदलना चाहते हैं कि कल जब ये हो मैदान में सत्ता से बाहर, तब अपने बचाव की कोशिश, और वो सारी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। अभी अंदर की चीजें बहुत सब नहीं आ रही हैं। इन आंदोलनों के साथ जब कि इनकी पृष्ठभूमि और इनका सब तैयार होगा, तो उसमें से क्या निकलेगा, कौन थे, कैसे थे, ये तो बात की बात है। लेकिन आज कौन, कहां, कब, कैसे हैं, ये भी तो आप देखिए। दूसरी बड़ी चीज जो है, जो बात कही गई, दरअसल वक्फ पर हमला, वक्फ बोर्ड की संपत्ति को किसी भी तरह से सरकारी नियंत्रण में लाना, उसके नियमों में बदलाव करना, ये सारी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। ये वही रणनीति थी जिसके तहत बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से समय से पहले रिहा किया गया था। ये जो साफ है, देखिए बात प्रधानमंत्री के पद की होती है, उसके कद की होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर छोटे मन का आदमी, छोटे कद का आदमी बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए तो वो कोशिश करता है कि वो बड़ा बने। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी कुर्सी पे बैठने के बाद जितने छोटे बनने की सीमा लांघ दिए। अगर ये नहीं होता तो उपराष्ट्रपति की शपथ के समय जब जगदीप धनखड़ खड़े थे तो उनके सामने सामान्य प्रक्रिया शिष्टाचार की तो हो सकती थी। नहीं करते ये लोग। क्यों? क्योंकि इनकी मानसिकता वो नहीं है। इनको लगता है डर, ये डरते हैं। मैं कहता हूं ये डरते, अगर डरते नहीं होते तो लोकसभा के भीतर जब अमित शाह
संविधान संशोधन विधेयक लेकर गए थे तो चौथी लाइन में जाके नहीं बैठते, और ना ही 30-30, 20-20 मार्शल लेके जाते, फिर भी फेंका गया। तो एक तो 2-3 चीजें एक साथ आ रही हैं। एक, अब दोनों को बहुत डर लग रहा है, और जब गांव में बड़ा छोटी छोटी चीजें होती है कि अगर कहीं से कुछ डरता है तो आदमी सीधे माँ के पास भागता था, इसको मजाक में मत लीजिए। जब डर लग रहा है चारों तरफ से पिटने का, हार का, तब मोदी जी अपनी माँ की शरण में है। उस माँ का जिसका जितना ज्यादा अपमान वो कर सकते थे उन्होंने किया है। घर पूरा राजेश भाई हमसे सबसे बेहतर जानते हैं। गुजरात में भाजपा कार्यकर्ताओं की, केशुभाई पटेल के साथ क्या हुआ था भाई, सारे लोग हैं, सुरेश मेहता के साथ क्या हुआ, बाकी पूरे लोग कहाँ चले गए। नरेंद्र मोदी के आने के बाद पूरी बीजेपी कहाँ साफ हो गई, कैसे लोगों को किया है। चलिए रूपाणी जी, वो तो ठीक है कि उनका परिवार संपन्न था, उन्होंने कर दिया, लेकिन उन लोगों के उदाहरण जो राजेश भाई ने दिए हैं उनके लिए तो इन्हें शर्म कभी आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। मूल बात यह है कि बहुत छोटे मन के लोग और गली के गुंडों वाली मानसिकता के लोग आज ऊंचे पदों पर बैठे हैं। वही हो रहा है जो कहा गया, आप याद करिए जो राजेश भाई ने कहा कि पंड्या की शोक सभा में कोई नहीं जाएगा, ये स्पष्ट निर्देश हैं। कैसे, क्या है? सतपाल मलिक के निधन के बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, इस पर भी पूछा गया है मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से, कैसे हुआ? इतने छोटे मन के लोग, इतने छोटे मन के लोग, इतने कमजोर लोग जो हैं वो इस देश के लायक नहीं है। और ये जो सबसे बड़ी समस्या आज है, चाहे वो पंजाब का मामला हो, चाहे हिमाचल का मामला हो, बंगाल का मामला हो, या दूसरे राज्य हैं, मणिपुर का मामला हो, प्रधानमंत्री आज विरोध सहने की तो बात छोड़िए, मतभेद सब में होने चाहिए, मनभेद तो बहुत दूर है, मतभेद दूसरी राय नहीं रख सकता। दूसरा, पार्टी के भीतर तो जो तानाशाही है ही है। आप लगातार झूठ बोल रहे हैं, लगातार आप खुद को गाली दे रहे हैं जब आप कहते हैं घुसपैठियों को बचा रहे हैं लोग। क्या हो आप प्रधानमंत्री नहीं हो, आप गृह मंत्री नहीं हो, आप देश में 12 साल से शासन नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? बिल्कुल कौन बिल्कुल पूछेगा? बिल्कुल सर, मैं कहता हूं आप जो कहते हो ना कि सारा कुछ वो ओपन अप है, मुझे लगता है अरुण जी मेरे पास वक्त की कमी है कि टिप्पणी आप करिए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। दरअसल क्या है कि किनारे पर आने पर डगमगा रहे हैं। 240 की गिनती, कल बिहार का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद कम हो सकती है, क्योंकि जो बैसाखियां हैं वो भी चली जाएंगी। नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर बिहार की सत्ता हासिल करना चाहते हैं ताकि नीतीश कुमार को दोबारा बैठा के वो अपनी सरकार चलाते रहें। ये आप समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश से ले ली जाएगी, या तो उनके सारे सांसद बीजेपी के समर्थक हो जाएंगे जैसे पहले हुआ है। ये सारी तैयारियां हैं और इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, इतने झूठ है। एक बेशर्मी की एक सीमा होती है। मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी सुना के बात खत्म करूंगा, बहुत मजेदार है और बड़ा किस्सा है। हमारे गांव के पास शिवजी का एक मेला लगता है, ठाकर राजेश भाई सुनिए और रविंद्र भाई आप भी सुनिए। तो हमारे यहाँ यादवों का बोलबाला है, तो एक यादव जी गए, उन्होंने मुंशी बनिया था, उसकी दुकान पर से पेड़ा उठाया और खा लिया। बनिया भी जोरदार था, कूदा और उसने गला दबा दिया, पेड़ा जाके नीचे गिर गया बाहर, उसने अपने कुत्ते को खिला दिया। लोगों ने कहा अरे अरे यादव जी ये क्या हो गया? बोले हुआ क्या, मेरा मुंह तो मीठा हो गया, और चले गए। तो वो बेशर्मों की वो भी पराकाष्ठा है। अब तो वही स्थिति है इनकी। अमेरिका में अपमान हो रहा है, चीन में अपमान हो रहा है, चारों तरफ अपमान हो रहा है, लेकिन दांत मीठा हो गया, मुंह मीठा हो गया, वो नटचले मुंह मीठा हो गया। वो आप शी जिनपिंग और पुतिन के बीच में से मुंह देखिए और तब माँ की याद नहीं आई थी, माँ को गाली दी गई। ये चीन में ऐसा तब नहीं था, तब तो दांत दिख रहे थे बस। तो ये जो चीज है बेशर्मी की पराकाष्ठा, जो कहते हैं ना कि बेशर्म एवं जयते, शर्म निरपेक्ष लोग हैं, कुछ भी उम्मीद मत करिए, अभी और नीचे जाएंगे। ऐसा ना हो कि नेपाल वाले हालात बने। बिल्कुल। जो अभी बात हुई, हम लोग बार बार देखिए बिहार में भी अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके साथ है, जो राजेश भाई कह रहे हैं, मैं इसमें थोड़ा सा डेफर ये होता है, हम लोग बार बार कहते हैं कि वो जो अंपायर उनके साथ है तो उससे कैसे निपटेंगे, एक चीज हम बार बार उस पर चिंता व्यक्त करते हैं। दूसरा,
कहां मिले वो? आपने एसआईआर करा लिया है, देश भर में एसआईआर कराने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने घोषणा कर दी है, उसकी तारीखें उन्होंने टेंटेटिवली दे दी हैं। बिहार में कितने नेपाली मिले, कितने रोहिंग्या मिले, कितने बांग्लादेशी मिले, आज तक कोई आंकड़ा नहीं। और दूसरा जो मैं एक और पूछा, जो मैंने इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी की बात कर रहा था, जिसमें ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू वो जो सारा कुछ करा रहे हैं, उसमें जो रविंद्र जी है उसमें ईडी की भी सहायता लेने वाले हैं, एफआईयू आईएनडी भी है, सीबीडीटी भी है, मतलब पूरा जो एसओपी तैयार करना सबको लगा दिया। तो दोनों पर मिलाकर आपका सम अप नोट रविंद्र भाई। मेरा तो बस एक ही लाइन कहनी है सर। राजेश भाई ने कहा कि कभी सुभाष चंद्र बोस बन जाते हैं, कभी नेहरू रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाते हैं, हम तो बस देखना चाहते हैं एक बार प्रधानमंत्री बन जाएं। क्या बात है, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छी बात। उसके अलावा तो सब कुछ बन लिए। मास्टर टिप्पणी बिल्कुल जी, प्लीज कंटिन्यू। तो हमारा तो बस वही देखना है कि जिस दिन ये प्रधानमंत्री बनेंगे और कहेंगे भाई मेरी भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां हैं, उस दिन मुझे लगता है देश तो वो देखने के लिए वोट डाल रहा है पिछले कितने सालों से। वो मौका मिला नहीं है, आप अलग अलग रूप धर के आ जाते हो। ये तो प्रियंका गांधी ने भी कहा कि भाई आप भेष बदलने के शौकीन हो, भेष बदल के, लेकिन कोई काम करने में नहीं है। देखिए ये सही बात है कि जिस तरह अभी अमित शाह ने ये बात जो कही है, बीपीआरडी को जो काम करने के लिए जिम्मेदारी दी है, ये जाहिर है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में जिस तरह लगातार आवाजें उठ रही है और सरकार विरोधी बातें या सरकार की जो कमजोरियां हैं उनको बार बार हर मंच पर बोलने की कोशिश उसके बारे में की जा रही है, उनको कैसे दबाया जाए और उस पे बार बार, देखिए सरकार के पास तो एक ही मौका है कि कैसे दबाए। आवाज दबाने का सबसे बढ़िया तंत्र क्या है कि विदेशी खर्चा है जिसके लिए, इसको तो विदेशी फंडिंग मिली है, इस वजह से उसको दबा दिया जाए। यही पंजाब का जब आंदोलन या किसानों का जो हुआ था, उस आंदोलन में भी यही बातें की थी। और यही बातें जब हम लोग बात कर रहे हैं आज संजीव भाई, ठीक 4 दिन से देश के जाने माने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं, अनशन पर बैठे हैं। उस व्यक्ति के जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, और लद्दाख के लोग तो वो लोग हैं जो बिना वर्दी के पुलिस वाले हैं या बिना वर्दी के सेना के जवान हैं, जिन्होंने कितने सालों से अमेरिका एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चीन से लड़ाई लड़ी है। आज उन लोगों को भी कहा जाता है कि आप तो ये लोग तो चीन के एजेंट हैं, वहां से पैसा लेके आ रहे हैं। तो जो छोटे, और लद्दाख तो बहुत बड़ा प्रदेश है नहीं, 2.5 लाख की पॉपुलेशन है, उनके आंदोलन से भी आपको तकलीफ है। जो वो फिर से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, पिछले 1 साल में या 1.5 साल में तीसरी बार हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। पदयात्रा करके दिल्ली आए वो लोग। तो ये क्योंकि किसी बात का जब आपके पास जवाब नहीं है तो उस पर जोर आजमाइश करने की कोशिश है। अब जोर आजमाइश करने वाला मुझे लगता है समय चला गया, अब लोगों डरना वरना बंद कर दिया है। तो जब डर खत्म हो जाता है संजीव भाई, तो फिर क्या ही करेगा।